डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है और अप एंड डाउन इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन पता है अगर आपने एक स्प्रिंग ऐसे पकड़ के रखी हुई है, ये एक स्प्रिंग है, अगर आप इसको यहां से ऐसा पुश करेंगे तो आपको ना इसमें एक वेव ऐसी जाती हुई दिखाई देगी। क्या आप इमेजिन पता है? देखो इस डायरेक्शन में हमारा मोशन है और इसके जो पार्टिकल है ना ये भी इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक ऐसा मोशन कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज। आप इसको जैसे ऐसा झटका देंगे ना तो दो तीन ये आपस में पास होंगे और वो आगे चलते हुए पास होते गए। इसको फील कर पा रहे हैं? ये क्या है? इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये क्या है? इसका ट्रांसवर्स वेव। तो दो टाइप की वेव्स होती है, लेकिन लाइट को कैसी वेव माना गया? ट्रांसवर्स। पूछ चुका है जीडब्ल्यू में कि कौन सी टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। मीडियम के नेचर से क्या होगा इसका नेचर, मतलब नेचर से आप क्या समझ रहे हो? हाँ, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक दूसरी चीज हम लोगों ने न्यूमेरिकल के टाइम पे डिस्कस की थी, कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये अगर ग्लास है, अगर ग्लास में कलर आपने डाल दिया तो उसमें लाइट की स्पीड और कम हो जाती है, मतलब उसकी म्यू की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है कि सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि ग्लास है, कि कलर्ड। ये तो समझ लो, इसी का पूरा खेल है इस पूरे चैप्टर में। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कम होगी कि ज्यादा, ही डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, बट लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चीज, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? अब देखो, हाँ, वेव फ्रंट क्या होता है? मान लो यहाँ पे ये एक तालाब है, इस तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, इसके किनारे पे तू बैठा हुआ है, तू बैठा है। जब भी आप तालाब किनारे बैठेंगे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? पत्थर फेंकेंगे। हर कोई ये काम किया है और हमेशा करता रहता है। हम सोचते हैं कि हमारे रहते कैसे इतना शांत रह सकता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक पत्थर फेंकेंगे, जैसे ही इसके ऊपर आपने पत्थर फेंका, मैं ड्रोन से ऊपर से जाके उसकी आपको कैप्चर की इमेज दिखा रहा हूँ कि ये वो पॉन्ड था जहां पे आपने यहाँ पे बैठ के जैसे इस पे पत्थर फेंका, वो पत्थर जैसे यहाँ पे जाके गिरा, वो क्या करेगा? यहाँ पे रिपल जनरेट करेगा। और ये क्या एक ही जगह पे रहेगी? नहीं, इतना भी दूर फेंको, पता है ये रिपल जो है ये आपकी तरफ आएंगे, ये रिपल आपकी तरफ आ रही है, ये वेव्स आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ से देखने पे आपको इनका शेप कैसा दिख रहा है? वेव्स का सर्कुलर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट। आप इधर से खड़े होकर देख रहे हो, आपको कैसे एक सर्कुलर चीज अपनी तरफ आती हुई दिखाएगी। तो एक सर्कुलर शेप है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर वेव फ्रंट। वेव का शेप कैसा है यार? सर्कुलर है शेप, फिर सर्कुलर वेव फ्रंट कहलाएगा। लेकिन सोचो अगर एक लाइट हवा में ऐसा लटका हुआ है, उससे लाइट जो निकलती है क्या वो एक ही प्लेन में निकलती? नहीं, वो तो चारों तरफ निकलती है। तो यहाँ पे ना वेव को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वो समझ लो, कि किसी भी एक सोर्स से, जहां पत्थर गिरा है वहीं से वेव्स बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सोर्स। वही सारी वेव्स निकली है। तो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका लोकस क्या कहलाता है? अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोलेंगे कि सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल हैं उनका लोकस। लोकस क्या होता है? सबको जोड़ दो, जो तरफ मिलेगा वही क्या कहलाता है? लोकस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। आपने देखा होगा ये बिल्कुल सर्कुलर मैनर में बनती है। देखा नहीं? देखा तो आप जाके देखेंगे वेव फ्रंट। अब ये तो हो गई पानी की बात। अगर हवा में एक लाइट लटका हुआ है तो उससे लाइट क्या एक प्लेन में निकलती है? नहीं, लाइट चारों डायरेक्शन में निकलेगा। तो देखो ये लाइट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को जब मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा। पता है यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनता है ना, वो स्फेरिकल होता है, ऐसा बाहर की तरफ को बढ़ता है। और जैसे ट्यूबलाइट है, ये एक ट्यूबलाइट है, इससे जब वेव फ्रंट निकलेगा, ये देखो ये है वो ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट से देखो ये पूरी सरफेस से ऐसे करके बाहर निकलेगा, सिलिंड्रिकल वेव।
समझ पा रहे हो ना? तो यही है हमारा, जिसकी डेफिनेशन आपको 1 मार्क में पूछता है। लिखिएगा वेव फ्रंट, हेडिंग डाल दीजिए वेव फ्रंट। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड, अ वेव फ्रंट स्फेरिकल की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सर्कुलर दिखता है जब उसका आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं। स्फेरिकल को आप ना बना नहीं सकते, तो ये स्फेरिकल, इसको कंसीडर करना। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस, a wave front is defined as the continuous locus of the particles of a medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase, full stop। सेम फेज पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा वेव में जो रहते हैं जितने भी पार्टिकल, वो या तो सबके सब ऊपर होंगे या सबके सब नीचे होंगे। तो सेम फेज में वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सबके सब एक साथ ऊपर होंगे, सबके साथ एक साथ नीचे होंगे। आपने कभी क्रिकेट मैच देखे ग्राउंड में? वहां पे वेव फॉर्म करवाते हैं, जितने भी दर्शक सब बैठे होते हैं ना, तो बोलते हैं एक बार किसी स्टैंड के लोग उठेंगे, वो जैसे ही बैठेंगे तो बाजू वाले स्टैंड को उठेंगे, तो पता है आपको एक वेव टाइप की दिखाई देती है। उसका पार्टिकल ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है? ट्रांसवर्स, क्योंकि वेव ऐसे मूव कर रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। आप लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो वेव तो ऐसे मूव कर रही है प्लेन में, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे, तो वो ट्रांसवर्स वेव बन रही है। समझ में आया? So depending upon the shape of source of light, wavefront can be of 3 types. Number 1 है spherical wavefront। एक पॉइंट सोर्स से हमेशा क्या बनेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। ये लाइन हमको दिमाग में रट जानी चाहिए। एक पॉइंट सोर्स से हमेशा क्या बनता है? लिख लेना यहाँ पे कि ये पॉइंट सोर्स से बनता है। लिख रहा है क्या? हाँ, ये पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट ये 1 मार्क में पूछता है। स्फेरिकल वेवफ्रंट कौन बनाता है? पॉइंट सोर्स। या पूछ लेगा पॉइंट सोर्स कैसा वेवफ्रंट बनाता है? स्फेरिकल। उसके बाद पूछेगा कि सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट कौन बनाएगा, तो आप बोलेंगे कि जब लाइट सोर्स क्या है? लीनियर है, एक लाइन की तरह है, तब ये क्या बनाएगा? एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बनाएगा। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट मैं डिक्टेट करवा देता हूँ। स्फेरिकल वेवफ्रंट, व्हेन द source of light is a point source, the waveform is a sphere with center at source। When the source of light is a point source, the wave front is a sphere with center at source। नंबर 2 लिखिएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहता है when the source of light is linear, जैसे कि ट्यूब लाइट, then all the points equidistant from the source lie on a cylinder, therefore the wave front is a cylindrical। वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। ये ऐसा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमको देखने के लिए मिलता है। अभी डायग्राम मत बनाने, इसके डायग्राम में बनाऊंगा, बना दिए कोई बात। उसके बाद देखो क्या होता है, लिखवा लो। ये देखो, ये ना एक पॉइंट सोर्स है, इससे जो पहली वेव निकली वो ऐसे निकली। वेव पूरी सर्कुलर बनती है, लेकिन मैं क्या है, एक ही तरफ को बना रहा हूं। अब जब ये आगे बढ़ेगी तो इसका ये बढ़ जाता है। ये देखो, ये और बड़ा, अब इसका डायमीटर होते जाता है, और बड़ा डायमीटर हो रहा है, और बड़ा डायमीटर, और बड़ा डायमीटर। आगे चल के आपको एक ऐसी फील होगी, अगर इसका छोटा सा हिस्सा देखोगे तो ये तो फ्लैट दिख रहा है, तो बहुत बड़े स्फीयर का जब आप एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे ना, तो आपको कैसा दिखाई देगा? एक प्लेन की तरह दिखाई देता है। तो जब आपसे पूछेगा प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, तो आप बोलेंगे कि जब ना सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो या बहुत दूर हो, तो उससे आने वाला जो ये वेव फ्रंट होता है ना, कैसा हो जाता है? ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह हो जाता है। आपको दिख रहा है ये लाइन की तरह, लेकिन आप इसको 3 डायमेंशनल में इमेजिन कीजिए। 3 डायमेंशनल में आप इमेजिन करोगे जैसे सन से जो लाइट निकल रही है, तो जब अर्थ तक के पहुंच रही है, वो एक स्फीयर निकल रहा है ना उससे वेव का, जब अर्थ तक के पहुंच रहा है तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। अर्थ भी कैसा वेव फ्रंट रिसीव करती है? प्लेन वेव फ्रंट रिसीव करती है, क्योंकि सन जो बहुत डिस्टेंस है।
इसलिए मैंने लिखा है इसमें व्हेन द पॉइंट सोर्स और अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। इसलिए ना इसको बहुत पूछता है प्लेन वेव फ्रंट को, ये कब बनता है? बनता तो उसी से है, पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स से, लेकिन कब? जब वो बहुत डिस्टेंस की हो। When the point source or linear source of light is at very large distance, comma, a small portion of spherical or cylindrical wave front is called plane wave front. Repeat कर रहा हूँ. When the point source of a linear source, when the point source or linear source of a light is at very large distance, comma, a small portion of spherical or cylindrical wave front is called a plane wave front. A plane wave front. If we draw a set of straight lines, अब देखते हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे देखो, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, इससे वेव्स निकली ऐसे, इससे वेव्स निकली ऐसे, इससे वेव्स आगे बढ़ी, वो ऐसी हो गई, वेव्स आगे बढ़ी और ये ऐसी है। पॉइंट सोर्स से वेव्स निकलती है, हमने वेव बना दी, लेकिन जो लोग रट लगाए हुए थे कि लाइट कैसी है, रे के फॉर्म में निकलती है, तो भाई इससे जो रे निकलती है वो कैसे निकलती है? ऐसी निकलती है, ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी, ऐसी, 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 ऐसी तो निकलेगी रे। अब देखो यहाँ पे जो रे है वो वेव फ्रंट के ऊपर कितना एंगल बनाती है? हाँ, वेव फ्रंट के ऊपर 90 डिग्री। हमेशा रेडियस क्या होती है? सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये सर्कल ही तो है जिसके ऊपर ये रेडियस है, ये हमेशा कैसा एंगल बनाती है? 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी रेज होती है वेव फ्रंट के ऊपर कितना एंगल ड्रॉ करती है? 90 डिग्री। सारे पॉइंट्स जो दिमाग में याद रखेगा तो आगे चलकर बहुत आसानी होगी। 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे वेव तो ये बनाया तो मैंने सर्कुलर, ये जो है ना ये रे ऑफ लाइट, ये जो निकल रही है, आप लोग चाहो तो अलग से मेंशन कर देना कि ये वेव फ्रंट है और ये रे ऑफ लाइट है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री। वो अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ शो कर दे रहे हैं कि अगर कोई इसको रे समझता है तो रे ऐसे निकल रही है, हम लोग रे और वेव फ्रंट दोनों को एक साथ समझने वाले हैं, हम लोग ना आगे चल के प्रूव करेंगे। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वहां पे, आप लोगों को उसका कोई प्रूफ नहीं कराया, यहाँ पे हम लोग उसका प्रूफ देखने वाले। तो देखो, आप वेव फ्रंट यानी वेव थ्योरी से क्या कर सकते हो, वहां पे जो वेव थ्योरी थी उसको आप लोग साबित करो। अभी जो लोग हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, क्या लगता है वो सही है क्या? उसने बोला है ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा पढ़ो और पढ़ लिख के आईएएस बन के कुछ अच्छी थ्योरी निकालो। हाइगेंस ने कहा है ये चीज, भाई मैंने जो थ्योरी बताई है वो बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत सारे उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, खुद नहीं दे पाते। अभी हम लोग देखेंगे कौन से आंसर खुद नहीं दे पाता। उसके बाद होता है प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, ये जो निकल रहा है ना ये स्फेरिकल नहीं, इमेजिन करो इसको पूरा ऐसा स्फीयर आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन बोर्ड पे तो ऐसा बना नहीं सकते हम लोग, और ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आ रहा है आपकी तरफ। जब ये बहुत दूर पहुंच जाएगा तो एक प्लेन की तरह फील होगा, कुछ इस तरीके से। रे ऊपर नीचे क्यों नहीं बनाए? रे ऊपर नीचे इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि जो ट्यूबलाइट है ना हमारी, ये देखो ट्यूबलाइट ऐसी बनी, और इससे जो भी रे निकल रही है हम लोग ऐसा कंसीडर किए वो ऐसी निकल रही है, सोर्स ऑफ लाइट है, इससे रे ऐसी निकल रही है। हाँ, डायग्राम्स बनाना है, स्पीड में सब रफ। वेव फ्रंट ना जो प्लेन वाला है कुछ ऐसा है, देखिए ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा रेड कलर का,
वेव फ्रंट ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। चलो जल्दी बनाओ यार, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इतने सारे मत बनाना, दो ही बना लेना बस, एक ये ऐसे आगे बढ़ता है खत्म। चलो बन गया। हाँ तीनों बनाना। चलो हो गया। उसके बाद इस चीज को लिख लीजिएगा कि वेव फ्रंट बनता कैसे है। लिखिएगा, हाँ, a source of light stands out disturbance। देखो जब ये तालाब था जिसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने पत्थर फेंका, जैसे ही आप ये पत्थर फेंकते हो ना तो पता ही क्या करता है, डिस्टर्बेंस सेंड करता है अपने चारों तरफ के पानी को इसने डिस्टर्ब कर दिया। यही डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेव का शेप लेके आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही एक डिस्टर्ब हुआ, क्लास में ऐसी तो होता है, कोई एक बच्चा होता है बहुत बदमाश होता है वही पॉइंट होता है, जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है वो अपने बाजू वाले को डिस्टर्ब करता है, ऐसे करके पूरा वेव जो है क्लास में फैल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, वो अपने बाजू वाले को भी डिस्टर्ब कर देता है, वो अपने बाजू वाले को डिस्टर्ब कर देता है, वो अपने बाजू वाले को डिस्टर्ब करता है, और ऐसे वेव फॉर्म होता है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे जो पहली वेव बनी इसने इसको कुछ एनर्जी दिया था, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, इसने अपनी एनर्जी इसको, अब वो एनर्जी ना बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जा रही है, सेम एनर्जी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के पास, धीरे धीरे क्या है उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। तो ऐसा नहीं कि आपने बीच समुद्र में बना लिया तो पूरा किनारे तक आ जाएगा, धीरे धीरे क्या है खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है, जैसे लाइट सोर्स, एक लाइट जल रही है आप यहाँ पे पास में, आप पढ़ रहे हो इंटेंसिटी बहुत, जितना दूर चले जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत बड़े एरिया में फैल रही है। A source of light sends out disturbance in all the direction. Full stop. ये एक बार पूछा है इसलिए मैंने ये लिख दिया कि वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ ये वही है, वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करना था। 1 मार्क में पूछा था, ज्यादा नहीं लिखना है मैंने। देखिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो सेंड करता है डिस्टर्बेंस इन ऑल द डायरेक्शन, ये हमको पता है। फुल स्टॉप। इन अ होमोजेनियस मीडियम, कॉमा, velocity of light wave in all the direction is same। देखो इसलिए पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में आप देखोगे ना तो वेव की वेलोसिटी सेम होगी चारों दिशाओं। therefore disturbance reaches at the same time at all such particles which are at the same distance from the source। कहने का ये मतलब है कि मान लो ये आपका स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपका दोस्त खड़ा है, डी फॉर दोस्त। अगर मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बीचों बीच पत्थर फेंका तो जो वेव बनेगी, ये देखो वेव, ये दोनों दोस्तों के पास सेम टाइम पे रीच करेगी। तो पॉइंट ऑफ सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे ये इक्वल टाइम में पहुंचता है, सीधी बात है, वेलोसिटी सेम होगी तो सेम टाइम पे पहुंचेगी। Such particles which are at the same distance from the source, full stop, these particles will naturally vibrate in phase। इक्वल डिस्टेंस के सारे पार्टिकल फेज में मूव करते हैं, यानी कि देखो इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो तो ये एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे, तभी वेव दिखती है। ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 पार्टिकल हैं जो कि सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये पता है एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, क्या लिखिए, these particles will naturally vibrate in phase। एक साथ आगे जाएंगे एक साथ पीछे आएंगे। देखो स्प्रिंग में एक बीच में रिंग दिखाई दे रहा है, उसके सारे के सारे एक साथ जाएंगे और सारे के सारे एक साथ पीछे आएंगे।
रिंग क्या है, समझ लो बहुत सारी रिंग्स हैं। तो एक प्लेन के पार्टिकल एक साथ आगे जाते हैं और एक साथ पीछे आते हैं, क्या ये? इसमें भी फेज नहीं होता है सब चीज, उसमें ना धीरे धीरे आगे प्रोपोगेट होती है, जिस प्लेन पे पहुंची है उसके एक साथ आगे पीछे। फेज मतलब एक साथ ऊपर होना, एक साथ नीचे हो। ठीक है, नहीं। अब देखो इसमें ना बहुत सारे टाइप के और अलग अलग वेव फ्रंट्स होते हैं, जैसे कि देखो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना डाइवर्ज करते हैं, कुछ वेव फ्रंट ऐसे होते हैं जो कि डाइवर्ज करते हैं। अरे लिखते जाओ कहाँ पे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आएंगे, कहाँ कन्वर्जिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे वेव फ्रंट होते हैं जो कि ना कन्वर्ज कर रहे होते हैं, देखो ऐसे कन्वर्ज करते हैं। इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग, इसका नाम लिखा होगा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसके बाद कुछ ऐसे वेव फ्रंट हमको देखने मिलेंगे जो कि डाइवर्ज कर रहे हैं। बल्ब से निकल रही रोशनी देखो कोई फैल जाती है, या आपने देखा होगा कॉन्केव लेंस में उससे जब रोशनी निकलती है तो क्या होती है, फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, वेव फ्रंट फैल रहा है उसमें। तो जो आपने उसके पीछे कोई टॉर्च रखा है तो उसकी जो लाइट निकलेगी वेव फ्रंट में पूरा फैल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस के पीछे टॉर्च रखोगे तो जो भी रोशनी निकलेगी क्या एक तरफ कन्वर्ज होने लगेगी, तो वेव फ्रंट कन्वर्ज हो रहा है। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएसडब्ल्यू है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसमें जो वेव फ्रंट है ना, पहले छोटा होता है वेव फ्रंट, फिर बड़ा हो जाता है वेव फ्रंट, फिर और बड़ा होते जाता है। लेकिन इसमें वेव फ्रंट पहले बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा है। जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट कर रही है इसका वेव फ्रंट छोटा होता जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि जिसमें वेव फ्रंट का साइज बढ़ता चला जाए वो कहलाती है डाइवर्जिंग, जिसमें वेव फ्रंट का साइज छोटा होता चला जाए वो कहलाती है कन्वर्जिंग। हो गया? हाँ डायग्राम बनाना है, प्लेन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। डायग्राम में क्या रखा है समझ गए तो बना सकते हो। डायग्राम गया तो ये फिगर है ए, उसके बाद ये है बी और ये है सी। चलिए हो गया भाई। अब आ गए हमारे हाइगन्स का, लिखिएगा हाइगन्स प्रिंसिपल। इनके दो छोटे छोटे से प्रिंसिपल हैं जो कि एक बार सुनने के बाद कभी इंसान भूलता नहीं। नहीं इतना इजी है, सबको याद हो जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल, तो आप ये पिछले पेज में देखो, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस पेज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट सोर्स है, यानी कि मान लो एक लाइट है, इससे देखो एक वेव बाहर निकली और ऐसे करके वो आगे प्रोपोगेट होती जा रही है। मैं इसमें से कोई एक चूज कर लेता हूँ, ये वाला, मैंने इस वाले को उठा के अगली वाली साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, हाइगन्स का प्रिंसिपल समझने के लिए हमने क्या किया, बीच की कोई भी एक वेव को उठाया और उस वेव को यहाँ पे जाके बना दिया, ये रही वो वेव। तो हाइगन का पहला प्रिंसिपल देखो, यही पूरा इस चक्कर में काम आता है। हाइगन का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी नई वाली वेव बनती है, ये नई वाली कोई वेव बनी है, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है।
हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और सोर्स का काम क्या है? वेव फ्रंट निकालना। जैसे कि तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, जहां पे पत्थर फेंका वो क्या बन गया? सोर्स। और सोर्स क्या काम करता है? वेव फ्रंट बनाता है। तो हाइगन्स ने ये बात कही जो कि हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, पर ऐसा होता है कि हर पॉइंट क्या करेगा? एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसके ऊपर तो इन्फानाइट पॉइंट्स है। ये सारे के सारे इन्फानाइट पॉइंट्स क्या करेंगे? नई नई वेव फ्रंट की जनरेशन करेंगे। तो हम लोग इन्फानाइट पॉइंट्स तो नहीं बना सकते, हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं कि चलो पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, चौथा पॉइंट यहाँ है, पांचवा यहाँ, छठवा यहाँ, सातवां यहाँ। तो टोटल इसके ऊपर मैंने 7 पॉइंट्स बना लिए। अगर ये वाला पॉइंट सोर्स बन गया है बड़ा होके, तो ये क्या करेगा आगे चल के? वेव फ्रंट बनाएगा। और वेव फ्रंट कैसा होता है पॉइंट सोर्स का? स्फेरिकल। स्फेरिकल। इन बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, तो इसने अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लिया। ये क्यों शांत रहेगा? इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, और इसने भी बनाया, और इसने भी बना दिया। ये पहला प्रिंसिपल है इसका कि किसी भी वेव में हर पॉइंट क्या करता है? एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है। तो लिखेंगे the Huygens principle tells the way in which wave front is propagated। आगे कैसे बढ़ता है लिखिएगा Huygens principle। लेकिन एक बात याद रखना, हाइगन्स ने खुद कहा था ये सत्य बात नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। वेट कर रहे हैं तो देखो उसने बताया कि कोई भी जो वेव होगी ना, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन हमने गिन के 7 बनाए, और सातों के सातों से क्या निकल रहा है? वेव फ्रंट निकल रहा है नया नया, वो भी स्फेरिकल। याद रखना सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है, 3 डायमेंशन में। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, नंबर 1 पहला प्रिंसिपल है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट भी कहते हैं, ये जो पीला वाला लाइन दिख रहा है ना, वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो प्राइमरी है, वही हमारा पहले निकला था। एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब है वही वेव निकालना। एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, वो भी वेव फ्रंट है, लेकिन वो क्या है? सेकेंडरी। वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं, which travel in all directions, जो मैंने बताया स्फेरिकल है, all directions with the velocity of light in the medium। सेम वही है, लेकिन नई वेव्स ही है जो लाइट की स्पीड से चलेगी। इस मीडियम में जो भी होती होगी लाइट की स्पीड, उससे चल रहे हैं। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल, कितना इजी। हाँ, वेवलेट्स सेकेंडरी। हाँ, वो भी वेव फ्रंट है, लेकिन वो क्या है? प्राइमरी से जनरेट हुई। सेकेंडरी के लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सेकेंडरी के लिए भी सेम प्रिंसिपल रहती है। चलता रहेगा। तो देखो हम लोग को उतना उसमें नहीं जानना है, हम लोगों को बस ये सेकेंडरी वेवलेट्स तक के रहना है। इनका कहना है कि सर ये भी तो फिर आगे चल के बढ़ेगी और इसके भी तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हमको यहीं तक के रुक जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि देखो ये पहला प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म हो चुका है। डायग्राम बना देना।
मैं फिर से बना देता हूँ। तो चलो इसी में दूसरा वाला मैं बना देता हूँ। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी ये सेकेंडरी वेवलेट्स बने, देखो एक बात समझ जाओ, यहाँ पे कौन बैठे हैं, दादाजी, ये सोर्स, इनसे कौन बना है, ये पीला वाला, ये क्या है, इनका बेटा, ये येलो वाला जो है इनका बेटा है, और जो हरे वाले क्या है वो नाती पोते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये कह रहा है इसका सेकंड प्रिंसिपल, ये जितने भी नाती पोते हैं ना, इन सबको टच करते हुए एक आप सरफेस बनाइए। ये जो आप नई वाली सरफेस बना रहे हैं ना, ये अगला वेव फ्रंट है। हम लोग जो यहाँ पे बनाते थे ना, ये देखो एक एक करके ये जो बना दिए इनके बीच में तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, खाली कैसे ही बन गया। हाँ, क्योंकि बीच में गोला गोला है, वही नाती पोते हैं पूरे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आप अगली वाली वेव कैसे बनाते हैं, ये जितने भी नाती पोते बने हैं ना, उनको टच करते हुए आप एक कर्व बनाते हैं। दैट्स इट, ये उसका सेकेंडरी प्रिंसिपल है। सर हम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो इसका प्राइमरी सोर्स है वो भी इसी एक बहुत इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स को आप सेकेंडरी को। देखो हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमारा उतना पढ़ना है जिसमें हमारा काम हो जाए, बात खत्म। हाइगेंस बनाने के बाद खुद बोला तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा सोच लेना और काम करना, इनको पास हो जाना है। तो देखो सेकंड वाला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, और सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली। देखो ये दोनों प्रिंसिपल समझ जाओ, आगे की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, टच करती जाना in the forward direction at any instant gives the new wave front in at that instant। अब एक चीज सोचो भाई, ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं ये धीरे धीरे बड़े भी तो हो रहे हैं। जब ये बड़े हो रहे हैं तो देखो ये टेंजेंट अब और दूर हो जाएगा, तो ऐसे करके ये आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है। अब हाइगेंस से पूछे कि ये इसी तरफ टेंजेंट क्यों बना रहे हो, तो इस तरफ भी तो एक टेंजेंट बना दो, इस तरफ भी बढ़ेगा। तो फिर बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, जैसा मैंने बोला है वैसा करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सच में हाइगेंस से पूछा गया कि आप एक ही साइड क्यों बना रहे हैं, तो उसने देखो ये वाली लाइन जोड़ दिया, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ रही है ना बस उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बनाओ। इनको वेव कैसे आगे प्रोपोगेट हो रही है ये पता करना है ना, बस तो ऐसे बना दो। उसने पीछे क्या हो रहा है उसको छोड़ो, दादाजी के पास, दादाजी निपट जाएंगे। तो वेव फ्रंट ऐसे करके आगे बढ़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये वेवलेट, ये वेवलेट्स कहलाए थे, और ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो वेवलेट्स भी यूज हो गया, जो नाभिक होते हैं वो वेवलेट्स हैं, और जो नया वाला नीला बना क्या है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो नया वाला एक वेव फ्रंट यहाँ पे बन, इतना क्लियर है। वीडियो हम लोग इससे मेन स्क्रीन पे जाएंगे, सब दिल्ली पे जाएगा नहीं हो जाएगा तो लिखो आप। ये नहीं खुलेगा। चलो मैं इस क्लास के बाद आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि इसमें क्या था। इस क्लास के बाद हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में क्या है। आधा घंटा और बचा है। चलो अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अभी तक के तो आप लोग बहुत अच्छी चीज पढ़ते चले आते थे कि जो रे इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे, है ना। अब हम लोगों को देखना है कि वो क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम लोगों को समझना है। अगर वो वीडियो हम पहले देख लेते ना तो वो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग खुद बोलते रहने दो हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा है, चलो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे एक मैंने मिरर सरफेस ली, मिरर सरफेस है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन, इससे आर पार नहीं जाने वाली रे ऑफ लाइट या जो भी।
तो देखो यहाँ पे ये मैंने मिरर लिया है, इसका नाम है M1 M2, मिरर की सरफेस है M1 M2। इसको आप पॉलिश कर दीजिए, ये सिंबल का मतलब होता है पॉलिश कर दिया है। अब मैंने ऐसा कंसीडर किया कि यहाँ पे देखो एक वेव फ्रंट है, ये वाला वेव फ्रंट, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जब ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ेगा तो इससे स्ट्राइक करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको सीधे में स्ट्राइक करवा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैंने स्ट्राइक करवा दिया यहाँ पे, कि देखो ये वेव फ्रंट जो है इसने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। इस वेव फ्रंट का मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। और आपको पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर कोई बोले कि यहाँ पे रे किस डायरेक्शन में आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि सर रे जो है ना इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो सर आपकी खुशी के लिए हम लोग रे को भी बना देते हैं, ये देखो ये पहली रे है। ऐसी तो बहुत सारी रेज हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें गिनती की 3 रेज बना देते हैं। तो हम लोगों ने ये तीनों पैरेलल होंगी आपस में, इसके ऊपर 90 डिग्री होंगे। इसका नाम है रे नंबर 1, इसका नाम है रे नंबर 2, इसका नाम है रे नंबर 3, इस डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन हमको वेव थ्योरी पढ़ना है, तो हमको ये वेव फ्रंट के ऊपर ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये वेव फ्रंट टकराया, अब यहाँ पे ना एक नया पॉइंट सोर्स बन जाएगा, एक नया पॉइंट सोर्स बन जाएगा। और जैसे ही कोई पॉइंट सोर्स बनता है, उसका काम क्या होता है, वहां से फिर से वेव को बनाना। तो पता है ये वेव को बनाना शुरू करेगा, लेकिन क्या ये तब तक रुकेगा यहाँ? नहीं, ये वेव फ्रंट आगे जाके पूरा एक ऐसा टाइम आएगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, और ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ऐसा होगा या नहीं थोड़ी देर में? ये जो वेव फ्रंट है ऐसे करके आ रहा है, अब इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे टकरा गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ये देखो ये यहाँ, ये वाला हिस्सा गायब हो गया, टकरा के वापस बन जा रहा है। ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे जाके कहीं पे टकराएगा। इसको मैं बना देता हूँ कि वो कहाँ पे टकराने वाला है। वो हिस्सा जाके मान लो यहाँ कहीं पे टकराया, मान लो वो हिस्सा जाके यहाँ कहीं पे टकराता है। जैसे ही वो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे एक नया पॉइंट सोर्स बनेगा। पॉइंट सोर्स जस्ट अभी पैदा ही हुआ है, छोटू सा ही, बस अभी ना वो वेव्स को निकालने ही वाला है। और समझ लो निकाल भी दिया है, लेकिन छोटा सा अभी वेव फ्रंट बना है। लेकिन उससे तो सालों पहले ये यहाँ पे टकरा चुके थे, और जब ये टकरा चुके थे तो ये वेव तो नहीं करेंगे, तो वेव फ्रंट निकालो तो वेव निकालेंगे। तब तक के तो इनका वेव फ्रंट बहुत आगे तक के पहुंच चुका है। इमेजिन करो सबसे पहले कौन टकराया है ये। अब एक बात समझो ना कि ये देखो, ये अगर इसके ऊपर ऐसे गिरेगा तो पहले ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आए, ये वाला आखिरी में देखो ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आए। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आया, इसने वेव्स निकालना शुरू कर दिया, तो इससे वेव निकलनी शुरू हो गई। ये वाला पॉइंट भी यहाँ टकराया होगा, इससे भी वेव निकलना शुरू हो चुकी थी। ये वाला पॉइंट यहाँ, इससे भी वेव निकलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन मैं उतनी सारी वेव्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसकी बनाऊंगा। जैसे ही टकराया, इसने सबसे पहले क्या किया, एक वेव बनाया, पूरी बन रही है, मैं अभी बना रहा हूँ ना। उसके बाद दूसरी वेव बनाया होगा जब ये टकरा रहा है। ये वेव बनाते चला जा रहा है, वो तो अभी पहुंचा ही नहीं है वहां तक। अभी और वेव्स बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आया होगा कि ये जब वेव यहाँ तक के बन चुकी होगी, तब जाके ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला, तब जाके ये वाला जो वेव फ्रंट है ना, वो यहाँ पे जाके टकराया है। पॉसिबल है। अब देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रिंसिपल, पहला वाला तो हो गया कि जब भी कोई वेव, जो मतलब नया वाला वेव फ्रंट होता है, वो क्या करता है, फिर एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये तो सोर्स की तरह बिहेव कर लिया था, ये तो जस्ट अभी पहुंचा है। इसके ऊपर एक छोटा सा बना होगा, मैं छोटे से को बना देता हूँ यार आप लोग की खुशी के लिए। ये मैंने बना दिया। अब जो नया वाला वेव फ्रंट होगा, वो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। जितने भी नए वाले बनते थे नाती पोते, उनके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो क्या मिलता था आपको, नया वाला वेव फ्रंट मिलता है। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, ये वाला पॉइंट है टकराया, उसका भी वेव फ्रंट होगा, ऐसे बहुत सारे। लेकिन हमको तो टेंजेंट बनाने के लिए 2 ही चाहिए पॉइंट, क्योंकि ना इसके ऊपर हजारों टेंजेंट्स बन सकते हैं, लेकिन एक ही टेंजेंट ऐसा होगा जो उसके भी टेंजेंट हो और उसके भी टेंजेंट हो। ये देखो, ये जो मैंने कर्व बनाया है, वो सबके सबके ऊपर टेंजेंट है ना।
वैसे यहाँ पे मुझे बनाना है कि क्योंकि सबके ऊपर टेंजेंट, तो इसके ऊपर भी टेंजेंट और उसके ऊपर भी टेंजेंट, पता ये बनेगा कुछ ऐसा। ये बनेगा कुछ ऐसा। देखो ये वाले पॉइंट को तो ना मैं नाम दे दूंगा कि आप बी डैश, और ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ से चल के आया है, किस वेव से आया है, ए के कारण, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बी डैश, बी डैश, बी डैश। अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया है बीच में अगर आप मिरर रख दोगे जमीन पे, उधर कोई आपका दोस्त खड़ा है या कोई बिल्डिंग है तो आपको वो उल्टी दिखाई देगी, लेकिन ये भी उल्टा हुई। जो वेव फ्रंट ऐसे आया था वो टकराने के बाद ऐसा होकर उस पर जा रहा है। इस चीज को फील कर पा रहे हैं, जो ऐसे गिरा था ये तो उठ चुका है, ये ऐसे जा रहा है, समझ में? तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया है थोड़ा सा अच्छे से ताकि आप लोग बना सकें। ये देखो ये ऐसे करके आया, जब तक कि ये यहाँ पे पहुंचता, इसका वेव फ्रंट ना यहाँ पहुंच चुका था ऐसा, ये वेव फ्रंट इसका यहाँ पहुंच चुका था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बी डैश होगा, यहाँ पे ए डैश होगा। ये देखो बी से बी डैश और ये ए से ए डैश होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये है हमारा बी डैश और ये है हमारा ए डैश। वो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना हो जाता है, भूल जाते हैं उसको करेक्ट करने। तो ये बी डैश है और वो ए डैश है, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे आके टकराएगा तो ये बी डैश बनाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए डैश बनाएगा। तो देखो यहाँ से जो रे आई थी 1, वो देखो ये ऊपर जा रही है, जो 2 बीच में आई थी वो बीच में जा रही है, जो 3 इधर आई थी अब वो नीचे हो चुकी है। तो 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कुछ और चीजें हमको समझना है कि यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे कि ये अगर एक सरफेस है, ये अगर एक सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसको क्या कहते हैं, और एंगल ये जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती थी इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग वहां पे किससे देखते थे, नॉर्मल से देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को किससे देखना है, सरफेस से देखना है। याद रखना ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो जब वेव फ्रंट टकराएगा किसी सरफेस से तो उस सरफेस से जो एंगल बनाएगा ना उसे हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद जाते जाते बाय बोलते हुए जब वो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा, इतना क्लियर, पक्की बात। अब रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने 2 लॉ पढ़े थे, पहला क्या लॉ था, आई इज इक्वल टू आर, वही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर 2 ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, पहला ट्राइंगल ये वाला, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ पहले, इस ट्राइंगल, इस पॉइंट का नाम है बी डैश और इस पॉइंट का नाम है ए डैश। तो अब 2 ट्राइंगल देखो, ए बी बी डैश, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल देखो ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो एक साइड कॉमन है, तो इनमें एक साइड कॉमन है, वो कौन सी है, ए बी डैश। उसके बाद देखो ये वेव फ्रंट है तो इसके ऊपर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये भी वेव फ्रंट है तो रे के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल भी सेम है। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इनके बाकी जो दूसरे एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसी से हमको पता चलता है कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो आपको बस छोटी सी लाइन लिख देना है वहां पे क्या है। और हाँ, तीसरी एक और चीज तो इक्वल होना चाहिए, 3 चीजें इक्वल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ये एंगल जो था ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश, ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री। और तीसरी एक चीज सेम है, जब ये यहां से लेके यहां तक के पहुंचा होगा उसमें टाइम कितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है ये, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो बी ए डैश, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम, इतने टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस कवर किया है। अब देखो जब ये यहां था तब ये यहां था, और ये भी सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो ये जो ए बी डैश है वो भी इसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टी, दोनों सेम होंगे ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है।
नींद आ रही है पर बहुत जरूरी है। सर उससे अच्छा हम लोग AB और AB डैश को या तो कर देते हैं, वो तो इक्वली टू एक ही रेट करते हैं, बस उसका डायरेक्ट नहीं पता ना, ये एंगल अगर सेम नहीं होंगे तो भाई वो बड़ा भी हो सकता है। एक बात बताओ, अगर तुमने इसको इसको इक्वल बोल दिया तो तुमने तो सीधा बोल दिया कि दोनों आपस में इक्वल है। सोचो अगर ये आर थोड़ा सा ऐसा होगा तो क्या बराबर नहीं? नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसको पहले इक्वल प्रूफ किया कि जब ये यहां से यहां पहुंचा तब ये यहां से यहां पहुंचा, टाइम दोनों सेम लिया और दोनों एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो लाइट की स्पीड भी सेम होगी। सेम टाइम में सेम स्पीड से चलेंगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डैश इक्वल टू बी डी डैश। तो जब तीन चीजें सेम होती हैं दो ट्राइंगल में, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और उनकी हर चीज फिर सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब ये वाले एंगल सेम है, ये साइड सेम है, तो बाकी बची हुई चीजें भी सेम है। तो वहां से हमको पता चला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इतना क्लियर? क्या इसमें रेस कैसे दिखाएंगे? चलो मैं इसमें रेस दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे रेस के फॉर्म में भी कहीं आना चाहिए। चलो देखो, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, और ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा आई। अरे ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा आई है। तो देखो अपने आप ये एंगल आई आ जाएगी, वैसे उस तरफ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, इसके और इसके बीच एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और इसके और इसके बीच में एंगल 90 है, ये 90 माइनस आर है तो ये कितना हो जाएगा आर। तो देखो आई इज इक्वल टू आर। तो चाहे रे के फॉर्म में देखो, चाहे अभी तो हमको वेव थ्योरी पे ध्यान देना है। तो वेव थ्योरी के आधार पे क्या हो गया कि ये आई और आर दोनों आपस में इक्वल टू, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको आप लोगों को नोट करना है। तो सबसे पहले तो सुंदर सा डायग्राम बनाइए फटाफट, ये काम स्पीड में होना चाहिए, जैसे आप यहाँ रहोगे वैसे आप वहां करोगे एग्जाम में। हाँ इसको लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हाँ पहले तो रे ही मानते हैं, तो मतलब बिना किसी ये आई प्लस आर है। हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, जैसे अभी लेजर मारो और देखिए, हाँ देखो सेम आ रहा है। हाँ लिखो ना, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, उसके नीचे वाला लिखो कि डायग्राम की पूरा डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। अरे ये अभी शेयर हो जाएगा, तब तुम बुला के शेयर करवाऊंगा। लिख लिख डिजिटल इसमें दिया है। देखो ऐसा होता है कि जैसा ट्रेनिंग सोल्जर्स लेते हैं ना पीस टाइम में, वैसे ही वो परफॉर्म करते हैं वार टाइम में। तो ये आपका भी पीस टाइम है, करो मेहनत, लिखो फटाफट। ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई। इसके बाद वीडियो देख लीजिए और फिर अपने घर जाएंगे। हाँ इसमें रिफ्रैक्शन भी देखना है, फिर आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन में वही वाली चीज काम आएगी कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, वो चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं वही करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि डेंसर मीडियम में वहां पे लाइट की स्पीड चेंज होने वाली है, आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है? वहां गलती करूंगा जानबूझ, याद रहेगा। नहीं सर, पूरा डायग्राम ही बना ये आता है। ठीक है चलो, इसको आप लोग घर में कर लेना, मैं शेयर करवा सर, यहाँ शेयर कर देंगे। कोई इतना बोला था आपको संघर्ष कर वीडियो
शेयर कर लीजिए अभी। क्रिश कर बहुत मालूम है सब व्हीकल्स को स्पीकर देख सकते हैं। हाँ। क्रिश को देखो स्नैप बनाने विदाउट कंसेंट। यार हटाओ उसको।